स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जो हमने ये दो तरह के डिफेक्ट पढ़े हैं, पहला पढ़ लिया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके अंदर क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ है। क्या स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने जो मॉलिक्यूल लिया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ, लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो फार्मूला होता है या जो स्टोइकोमेट्री है कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड की, वो स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, या तो कैटायन ज्यादा होंगे या एनायन ज्यादा होंगे। तो जो कैटायन होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस। दूसरा क्या होगा, मेटल डेफिशिएंट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो स्टोइकोमेट्री ऑफ सब्सटेंस है वो डिस्टर्ब होती है, उसके अंदर चेंज आता है। क्या होगा, या तो मेटल ज्यादा हो जाएंगे यानी कि कैटायंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, या मेटल डेफिशिएंसी या मेटल्स कम हो जाएंगे। मेटल ज्यादा कैसे होंगे, कैटायन ज्यादा कैसे हो सकते हैं, अगर आप बात करें परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, तो जितने कैटायन होंगे उनको बैलेंस करने के लिए उतने ही एनायंस होंगे। कैटायन ज्यादा कब हो सकते हैं, या तो आप एनायंस को कम कर दें। एनायन कम कैसे कर दें, मान के चलो इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो डिस्कशन होता है, पहला आता है एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, एनायन वैकेंसी। फॉर एग्जांपल, यदि नंबर ऑफ कैटायन हमारे पास थे 10, उनको न्यूट्रलाइज आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ एनायंस भी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ये क्या हो गया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। लेकिन बात आती है एनायन वैकेंसी। एनायन की वैकेंसी मतलब कि आप इनमें से, कंडीशन नंबर ऑफ कैटायंस तो जितने थे उतने ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ एनायंस है वो आपने रिड्यूस कर दिए। ये हम केवल समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि एनायन कम हो गई, लेकिन जो पूरा सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जितने एनायंस आप हटा रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लीजिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। एनायन वैकेंसी को कैसे समझेंगे, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया, एनायन वैकेंसी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। यदि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल परफेक्टली क्रिस्टलाइन नेचर का है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन नेचर का है, सोडियम अपनी जगह पे है और क्लोराइड आयंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन कंडीशन हम इसकी चेंज करते हैं कि आपने जो सोडियम क्लोराइड ले रखा है, इसके चारों तरफ सोडियम वेपर्स हैं। ऊपर से सोडियम आया, नीचे से जो क्लोराइड आयन उसके पास जाता है वो अपनी जगह छोड़ के जाएगा, और ऊपर सोडियम और क्लोराइड डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज का मतलब कि जो सोडियम आया है उसके पास क्लोराइड आयन भी आ गया। जो सोडियम ऊपर से आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से क्लोराइड गया, और जो पोजीशन यहां बनती है, जो वैकेंसी क्रिएट करके क्लोराइड ऊपर गया है, उस पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिसको सोडियम ने रिलीज किया है। सोडियम जो था वो सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पूरे सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ गए, क्यों, क्योंकि एनायन ने अपनी पोजीशन को वैकेंट कर दिया। एक और थिंग हम यहां डिस्कस करते हैं, एनायन की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कलर इंपार्टिंग सेंटर की तरह काम। एनायन की वैकेंसी हुई है और उस वैकेंसी की जगह इलेक्ट्रॉन ने ली है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, इसका अगर पूरा समझे तो होता है फारबेंजेंटर सेंटर या कलर इंपार्टिंग सेंटर। इस सब्सटेंस में ये जो एनायन वैकेंसी हुई है और उस एनायन वैकेंसी की जगह जो इलेक्ट्रॉन ने ली है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहां इलेक्ट्रॉन आया है वो कलर इंपार्टिंग नेचर का होता है।
कलर इंपार्टिंग सेंटर। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड यदि बिना कोई डिफेक्ट का है तो उसका सफेद कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर एनायन वैकेंसी आती है तो सोडियम क्लोराइड का येलो कलर हो जाएगा। इसी तरह से जो डिफेक्ट आता है वो लिथियम क्लोराइड में भी हो सकता है और पोटेशियम क्लोराइड में भी हो सकता है। लिथियम क्लोराइड का कलर होता है पिंक और KCl का होता है वायलेट। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटायंस बढ़े हैं किसकी वजह से? एनायन की वैकेंसी की वजह से। जो कैटायन ऊपर से आके यहाँ डिफ्यूज होता है, उस डिफ्यूज्ड कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से एनायन चला गया, उस एनायन की वैकेंसी की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया। उस इलेक्ट्रॉन ने कलर इंपार्टिंग नेचर शो करी, वो कलर्ड बना देता उस सब्सटेंस को। उस सेंटर को जहां एनायन की वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर। तो हमारे पास कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एक्सप्लेन करें, या एफ सेंटर क्या होता है। तीसरा, सोडियम क्लोराइड का कैसा कलर होगा एनायन वैकेंसी की वजह से, या लिथियम क्लोराइड का क्या कलर होगा, या पोटेशियम क्लोराइड का क्या कलर होगा। ये हो गया मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायन कम हो जाए तो मेटल बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, एनायन वैकेंसी नहीं हो, कैटायन ही एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। दूसरा आता है मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। बाई कैटायन ज्यादा होने हैं, कैसे होंगे, या तो एनायन कम हो जाए या कैटायन बढ़ जाए। पहले में हमने पढ़ लिया एनायन वैकेंसी, एनायंस की जो पोजीशन थी वहां से एनायन ने डिस्प्लेस कर दिया अपने आप को। दूसरा आता है एक्स्ट्रा कैटायंस। एक्स्ट्रा कैटायंस कैसे हो सकते हैं, यदि आप बात करें जिंक ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड यदि सॉलिड फॉर्म में है, अगर प्योर फॉर्म में है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका, तो ये व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर आप इनको हीट कर देते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाएगा तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ऑक्सीजन गैस निकल गई, पीछे जो जिंक बचता है वो जिंक भी आयोनाइज हो जाएगा। जिंक आयोनाइज कैसे हो जाएगा, उस जिंक के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब बात कहां आती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो है ही, क्यों, अगर कोई डाइकैटायनिक स्पीशीज है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन क्या हुआ, इस पूरे क्रिस्टल के अंदर कैटायन एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा कैटायन ही उसके डिफेक्ट का कारण है। जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकलते ही नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ गए क्योंकि यहाँ कोई एनायन नहीं निकला है। पहले वाले केस में आपने देखा था वहां एनायन था, वो अपनी पोजीशन से सरफेस पे आ गया और सरफेस पे सोडियम के साथ डिफ्यूज हो गया था। लेकिन यहाँ कोई भी एनायन रिमूव नहीं हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होता है और जो कैटायन क्रिएट हुआ है वो कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्रिएट हुआ है। ये जो पूरा हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, ये तो होता है व्हाइट कलर का, लेकिन इसको गर्म करने के बाद में नंबर ऑफ कैटायंस जब बढ़ जाते हैं तो उसका कलर होता है येलो। जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करने पर येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, या जो ऑक्सीजन गैस थी इसके अंदर वो रिमूव हो गई। ये क्या थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गया, नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ गए। दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब नंबर ऑफ कैटायंस कम है, अब एनायंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी। देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ कैटायंस कम होंगे। नंबर ऑफ कैटायंस कैसे कम होंगे, अगर हम इनका एग्जांपल समझे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको परफेक्टली क्रिस्टलाइन नेचर का हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल लेते हैं आयरन ऑक्साइड का, FeO, लॉजिकली इसकी अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहां एक आयरन और एक ऑक्सीजन, यहां आयरन के ऊपर +2 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होना चाहिए। इसको एज इट इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन बनाना, इसकी कंपोजिशन एज इट इज रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आयरन
डाइकैटायनिक स्पीशीज यहां हमने ले रखी है, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं, ये मैक्सिमम 96% तक हो सकता है, यानी कि आयरन 96 और ऑक्सीजन, इस तरह की कंपोजिशन हमारे पास आती है। इस तरह की कंपोजिशन कैसे आती है? एक ऑक्सीजन के साथ एक आयरन होना चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ पूरा एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं होता। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम 96% तक यहां हो सकता है। तो फिर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेंगे? आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आयरन या तो 2 पॉजिटिव या आयरन 3 पॉजिटिव। जो डाइकैटायनिक स्पीशीज हैं उनकी जगह कोई ना कोई ट्राइकैटायनिक स्पीशीज आ जाएगी। ट्राइकैटायनिक स्पीशीज आ जाएगी तो वो क्या हो गया? मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। लॉजिकली आप इसको समझना चाहें कि Fe2 पॉजिटिव 3 निकल गए, यदि डाइकैटायनिक 96% तक ऐसे होता है, मतलब अगर डाइकैटायनिक आयरन 3 निकलते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आयरन +3 वाले 2 ही आएंगे। 3 निकले हैं, उनकी जगह 2 आए हैं, मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ कैटायंस कम हो गए। सब्सटेंस पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन नंबर ऑफ कैटायंस रिड्यूस हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहां भी कैटायन और एनायन का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ये थे हमारे पास डिफेक्ट्स इन सॉलिड। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझ में आ जाए। ये डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स थे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें, बुक से अच्छे से रीड करें, वीडियो को दोबारा देखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।